जय हिंद दोस्तों कोरोना काल का देश का आम बजट आ गया और वादे के मुताबिक उस पर अपना विश्लेषण रखने में भी आ गया। अब इस बजट के विषय में यदि हम बात करें और आप मुझसे पूछें कि एक लाइन में इसको आप क्या कहेंगे, तो मैं कहूँगा कि यह स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने वाला, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ने वाला एक बोल्ड रिफॉर्मिस्ट बजट है और किसी प्रकार के भी लोक लुभावन वादे नहीं हुए हैं। और मैं ये कहूँगा कि राजनीति से परे जाकर जिस प्रकार से जमीनी लेवल पर कोरोना काल में काम होना चाहिए और अर्थव्यवस्था को चलना चाहिए, उसके मद्देनजर ही यह बजट बना है। देखिए, आप इसको प्रमुखता से यदि बात करें तो 4-5 बिंदुओं में बांट सकते हैं कि सरकार की मंशा और सरकार ने क्या किया है इस बजट में। तो एक तो आप मानकर चलिए कि सबसे पहला लक्ष्य है इसका कि मार्केट में लिक्विडिटी, तरलता, मतलब पैसे का फ्लो बढ़ाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जब तक बाजार में आर्थिक तरलता नहीं होगी तब तक जिसको हम कहते हैं रोजगार का सृजन होना, खोई हुई जो नौकरियां हैं उनको वापस पाना, और जिन लोगों के पास नौकरियां हैं लेकिन उनका पे कट हो चुका है, उस पे कट को वापस प्री कोरोना लेवल पर रिस्टोर करना आसान नहीं है। इसके लिए आवश्यकता एक ही चीज की है कि मार्केट में तरलता तरलता तरलता। और कुछ चीजों में जितना मैंने अपेक्षा की थी उससे ज्यादा यह बोल्ड बजट रहा, क्योंकि 6.8% अगले साल भी राजकोषीय घाटा होगा। सरकार ये चीज भी एक्सेप्ट करके बजट प्रस्तुत कर रही है, मतलब सरकार पैसा डाल रही है बाजार में। अमूमन तौर से माना जा रहा था कि 5-5.5% के ऊपर सरकार रुक जाएगी, उससे ज्यादा नहीं करेगी, लेकिन सरकार ने बड़े निर्णय लिए हैं और इसमें लोक लुभावन कुछ भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये दूरगामी परिणाम वाले हैं। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन हो रहा है वह हो रहा है हेल्थ सेक्टर को लेकर, क्योंकि जब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया और इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा था कि 2.5 से 3% खर्च होना चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं पर, स्वास्थ्य सेक्टर पर। अब भारत सरकार अभी तक लगभग 1% खर्च कर रही थी। 1% से इसको मोटा मोटी आप कहें तो 2.25% के आंकड़े पर ले आया है। और जो विकसित देश होते हैं, पैसे वाले देश होते हैं, लगभग 3% तो खर्च करते ही हैं अपने स्वास्थ्य सेवाओं पर। तो आप ये देखिए कि 2.25% के आसपास हम आज पहुंच चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है, बड़ी जंप है, क्योंकि 137% की इंक्रीज हुई है पिछली बार के तुलना में स्वास्थ्य के बजट में। अब 137 पिछली बार के तुलना से आप देखिए, पिछली बार 1% था, तो इसमें 137 मतलब 2.25% से ज्यादा हम उस आंकड़े पर पहुंच गए। फिर 35,000 करोड़ रुपए की जो एक किटी रखी है भारत सरकार ने, वह रखी है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए। अब आप ये मान के चलिए कि 500 रुपए के 2 डोज पड़ते हैं, मोटा मोटा मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। तो यदि 500 रुपए के 2 डोज पड़ते हैं तो एवरेज पर मान के चले कि 70 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने वाली है भारत सरकार। अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है। कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं, हम कल इसके विषय में भी बात करेंगे कि वे इतनी उन्नत कंट्रीज, इतने पैसे वाले कंट्रीज 3.5-4% जनसंख्या को भी अभी तक वैक्सीनेट नहीं कर पाई है, लेकिन भारत की सरकार 70 करोड़ भारतवासियों को वैक्सीनेट करने जा रही है। तो कितना बड़ा संख्या हुई। और आप ये देखिए कि हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वह तो इससे अचीव हो जाएगा। तो कोरोना को मात देने के लिए जो टीका है ना, केवल कोरोना का टीका नहीं है, ये अर्थव्यवस्था को भी टीका लग रहा है, बूस्टर डोज मिल रहा है। फिर आप देखिए कि सरकार ने, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो, रेलवेज हो, पोर्ट्स हो, नेशनल हाईवे NHAI का जिस प्रकार से उसको वित्तीय
सहयोग दिया है, उसका वित्तीय एलोकेशंस बढ़ाया है, अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है, तो सरकार की मंशा टारगेटेड दिख रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार दिया जाए, विशेषकर ट्रांसपोर्ट संबंधित किसी प्रकार से भी ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वह पानी के माध्यम से हो, क्योंकि कोस्टल जो हमारे जो एरियाज है उनके लिए तो विशेष पैकेजेस मिले हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, और इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि आपको अपने कोस्टल एरियाज का विकास करना होगा जब आपको चीन जैसी आर्थिक शक्ति से टकराना है और भारत की जीडीपी को 5वें से 3रे नंबर पे ले जाना है, तो उसमें आपका कोस्टल जो ये जितने बेल्ट है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो हर तरह से, चाहे रेलवे के माध्यम से, चाहे पोर्ट्स के माध्यम से, या चाहे सड़क के माध्यम से, हाईवेज के माध्यम से, भारत सरकार का लक्ष्य है कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। अब इससे दो फायदे एक साथ होते हैं। एक तो जब कंस्ट्रक्शन होता है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को और उससे संबंधित लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बड़े लेवल पर रोजगार मिलता है, और इकोनॉमिकली जब भी कहीं पर भी इकोनॉमी डाउन होती है, अर्थव्यवस्था नीचे होती है, तो सरकार को चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम करें, क्योंकि उससे मास स्केल पर जॉब्स मिलते हैं, बहुत सारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंडस्ट्री उससे चलने लगती है और मार्केट में तरलता आती है, प्लस एक परमानेंट स्ट्रक्चर हमको मिल जाता है, जिसके दूसरे फायदे जो होते हैं कि बिजनेस कनेक्टिविटी के, और कोई भी इन्वेस्ट करता है वहीं पर इन्वेस्ट करता है जहां पर बिजनेस कनेक्टिविटी हो। तो इसके लंबे टर्म के भी फायदे हैं, शॉर्ट टर्म के भी हैं और मीडियम टर्म के भी हैं। फिर आप देखिए कि हेल्थ में 602 या 603 जो हमारे जिले हैं उसमें क्रिटिकल केयर वाले हॉस्पिटल्स खोलना, अब इससे स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है, और जब कंस्ट्रक्शन होता है तो जिस प्रकार से हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता है उसी प्रकार से अस्पतालों का भी होता है, तो वहां पर भी मास स्केल पर जॉब्स क्रिएट होते हैं। फिर चाहे एकलव्य स्कूलों का बनाना हो या फिर सैनिक स्कूलों के नंबर बढ़ना हो, इससे एजुकेशन को, मतलब ह्यूमन कैपिटल को लाभ मिलता है, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। फिर भारत सरकार ने दो चीज़ों से अपना लक्ष्य दिखा दिया, एक तो डिजिटल बजट का प्रस्तुतिकरण, और अगला सेंसस जो होगा वह भी डिजिटल होगा, कि भारत सरकार जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही है उस ट्रेन को मिस नहीं करना चाहती, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डाटा लर्निंग हो मशीन के द्वारा, उन सब पर निवेश कर रही है सरकार, उसको प्रोत्साहित भी कर रही है। फिर जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे एक शेल्टर सबके लिए हो, सबके सर पर छत हो, तो उसको प्रोत्साहित कर रही है, उन लोगों को भी प्रोत्साहित कर रही है जो ऐसे, और इंसेंटिवाइज कर रही है, उनको टैक्स हॉलीडेज दे रही है जो सस्ते घरों का निर्माण कर रहे हैं या सस्ते रेंटल जो घर हैं उनका निर्माण कर रहे हैं, प्लस जो लोग घर लेने वाले हैं 1 वर्ष तक उनको भी जो ब्याज से छूट मिलनी है, ब्याज के ऊपर शायद 1.25 लाख या 1.5 लाख का जो स्लैब है उस पर फायदा मिलना है, वह भी दिया जा रहा है। तो आप ये देखिए कि सब तरफ से लाभ वाली बात है। फिर कृषि के विषय पे आप देखिए तो कृषि में जिस प्रकार से क्रेडिट की उपलब्धता कराई जा रही है किसानों को 16.5 लाख करोड़ की, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, और इसका भी एक मंशा यह भी है कि किसानों को फाइनेंस भी मिले, प्लस जो क्रॉप पैटर्न बदलना हो किसानों को, कि जिस क्रॉप में उनको फायदा मिलता हो या फिशरीज में मिलता हो या एनिमल हस्बेंड्री में मिलता हो, क्योंकि सरकार इसको भी सुलभता से क्रेडिट देने के पर काम कर रही है। तो क्रॉप पैटर्न बदलना या ऐसी क्रॉप्स या ऐसी फार्मिंग की तरफ, क्योंकि चाहे फिशरीज हो वह भी फार्मिंग में आता है, एनिमल हस्बेंड्री भी आता है, उसकी तरफ जाने में सहयोग कर रही है। फिर डिफेंस का जहां तक विषय है, डिफेंस में 19% का यदि इजाफा किया है तो यह 15 साल में अभी तक सबसे बड़ा इजाफा हुआ है। तो आप देखिए कोरोना काल में भारत सरकार ने हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से टारगेट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को किया है, इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे मार्केट पर तरलता भी आ रही है, और फिर साथ में डिफेंस को भी इग्नोर नहीं किया गया, उस पर 90% की वृद्धि की गई है। बैंक्स को जिनको रीमॉनिटराइज करना है, जो जिन बैंकों में
बेड लोन्स हैं उनको मॉनिटराइज करने की ज़रूरत है, उसकी दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है। फिर चाहे SC ST वर्ग हो या महिलाएं हों, उनको यदि आत्मनिर्भर बनना है तो उसमें जो 25% की स्लैब खर्च करनी होती थी स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत, उसको 15% पर लाके खड़ा कर दिया, ताकि वे आराम से अपना काम शुरू कर सकें, खुद भी आत्मनिर्भर बने और देश को भी आत्मनिर्भर बना सकें। अब जहां तक कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर कि इनकम टैक्स में छूट नहीं मिली मिडिल क्लास को, तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना काल में कोई भी ये चीज़ सोच भी रहा था कि टैक्स में छूट मिले। देखिए आप समझिए कि 200 लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी है, 200 लाख करोड़ में लगभग 153 लाख करोड़ की जो इकोनॉमी चलती है वह पब्लिक स्पेंडिंग से चलती है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और इस समय तो मार्केट में जब तरलता की आवश्यकता है तो सरकार को जो सीमित तरीके होते हैं जिससे टैक्स मिल सकता है उसी को कम नहीं कर सकती, बढ़ाया कुछ भी नहीं लेकिन कम भी नहीं कर सकती। फिर कृषि पर सेस लगाया, लेकिन किस प्रकार से लगाया कि जो बेसिक और स्पेशल एक्साइज लगता था उसमें संशोधन किया ताकि आपके और मेरे जैसे पेट्रोल डीजल के कंज्यूमर के ऊपर लोड नहीं आए। जो कंपनी है, जो पेट्रोलियम कंपनी है, उनकी तरफ से वो किटी बनेगी और वह किटी जाएगी किसान के खाते में, किसान के बेनिफिट के लिए। और किसान का बेनिफिट कैसे होगा? सरकार ने उसमें भी राह बताई है कि सरकार जो लागत है कृषि की उसका 1.5% जो है 1.5 गुना जो है वह MSP में देगी, साथ में मंडियों को सशक्त करेगी। और जो ऑनलाइन मंडीज है उसको अभी तक ऑनलाइन जो पोर्टल है उस पर केवल 1000 मंडियां जुड़ी थी, अब इसको जस्ट दुगना कर देगी कि 2000 मंडियां जुड़ेंगी। तो आप देखिए, और उसमें ऑलरेडी 1 करोड़ से ज्यादा किसान देश का जुड़ा हुआ है, तो जब 2000 होगी तो आप मान के चले कि 2 से 2500 किसान जुड़ जाएगा। तो आप ये देखिए कि यह जो बजट है ये बेसिकली सुधार की तरफ जा रहा है। फिर IDBI को मिलाकर 2 बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन है मुझे लगता है बहुत अच्छी दिशा है। और एक प्रोजेक्ट के रूप में यदि हम इसकी बात करें तो फ्यूचर के लिए भी रास्ता खोलेगा, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं एक बात कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस। सरकार का बिजनेस करने में कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। सरकार का काम होता है नीति निर्धारण करना और ईमानदारी से उसका पालन करना। तो सरकार वह करती रहे, नीति बनाए, लेकिन बिजनेस का काम नहीं करे। देखिए आप ये देखिए कि आप एयर इंडिया में जाना नहीं चाहते, आप इंडिगो में जाना चाहते हैं या दूसरे प्राइवेट एयरलाइन में जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वहां पर हमको फैसिलिटीज अच्छी मिल रही है। सरकार को ये सब काम करना ही नहीं होता है। सरकार का काम होता है नीति निर्माण करना, मैनेजमेंट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना और जन सरोकार में उसको खर्च करना। फिर उज्ज्वला जैसी स्कीमें हैं उनका और विस्तार हो रहा है। तो कुल मिला के आप मुझसे यदि पूछें तो मैं कहूँगा कि ये बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भाजपा का प्रवक्ता भी हूँ, इसलिए मैं खुद अपनी कॉपी चेक करूँ अच्छी बात नहीं है। लेकिन यदि 10 में से 9 नंबर भी देना हो तो मैं बोलूँगा कि वह भी कम है। क्यों कम है? क्योंकि बिना पब्लिक पर भार लगाए रिफॉर्मिस्ट बजट हुआ है और कुल मिला के ये कहेंगे क्रांतिकारी बजट है। जय हिंद, जय भारत।